एपिसोड 10 में हम पहले के देखते हैं जिसमें ली इमोर्टल असेंबली जाता है और पता चलता है कि स्पिरिचुअल रूट कम है जिस वजह से वो फेल हो जाता है, पर हार नहीं मानता और दृढ़ संकल्प करता है पहले से अधिक मजबूत बनने के लिए। और वो अकेला था तब उसके दोस्त वॉन की हत्या कर दी। वो इमोर्टल पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लगता है कि इमोर्टल्स की दुनिया में इमोर्टल के समान है। विश्वासघात और धोखा इनमें शामिल है और कहता है कि मुझे अधिक सावधान रहना होगा और दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। और ली येलो मैजिक वैली टोकन के सहायता से वहाँ पर डिसेबल बन जाता है और सोचता है कि साधना के सही मार्ग पर चलने वाला हूँ। फिर फ्लाइंग टूल से उड़ने लगता है और बैलेंस बिगड़ता है और उस पर विंग ब्लेड से हमला होता है जिस पर वह गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि यह अटैक यूंगफ्रिंग ने किया था और वो ली को कहता है कि मैं तो तुमको देखकर परेशान हो गया हूँ। जिस पर ली कहता है कि आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। और यूंगफ्रिंग कहता है कि तुमने इमोर्टल्स टोकन देकर फॉर्मेशन एलिक्सर ले लिया है, उसको मुझे दे दो, वो तुम जैसे इंसान के पास नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद दोबारा ली पर अटैक कर देता है, इसको ली डॉज कर लेता है। फिर ली फायरबॉल से अटैक करता है पर वो ली के अटैक को डिस्ट्रॉय करके ली को दूर फेंक दिया। ली को पता था कि वो उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता। यूंगफ्रिंग ली को खत्म करने के लिए अपना विंग ब्लेड को छोड़ता है, तभी एल्डर उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यूंगफ्रिंग को डांट रहे थे जिस पर यूंगफ्रिंग कहता है कि एल्डर यह मसला हार्ली और मेरे बीच है, इसलिए आप हमारे बीच में ना आए। फिर ली पर अटैक करने के लिए चला जाता है और एल्डर वो उसे अपनी पावर का यूज करके दूर फेंक देती हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत घमंडी हो। तभी वहाँ एक और एल्डर आते हैं। वो कहते हैं कि नए डिसेबल तो ऐसे ही होते हैं और ये यूंगफ्रिंग के मास्टर थे। वो कहते हैं भाई तुमने मेरे डिसेबल को बहुत घायल कर दिया है। जिस पर एल्डर वो कहते हैं कि आपके डिसेबल ने बेकसूर बच्चे पर हमला किया, मैं तो उसकी सजा दे रहा था, नहीं तो वो हार्ली को खत्म कर देता और मैं हार्ली का टीचर हूँ इसलिए ऐसा नहीं होने दे सकता। जिस पर एल्डर कह रहे थे कि हम दोनों भी कभी जवान थे, हम यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं यह मत भूलना, हम भी बेरहम थे और कल्टीवेशन की दुनिया में पावर ही सब कुछ है। और रही बात उस फाउंडेशन एलिक्सर की, तो वो उसी के पास रहना चाहिए जो उसके लायक हो। भाई आपको यह पहले से ही पता रहनी चाहिए। जिस पर एल्डर वो कहते हैं कि मुझे एलिक्सर से ज्यादा लोगों की जिंदगी मायने रखती है। भले ही मैं आपके जितने लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन छोटे काम की जिम्मेदारी मेरी है। ली देखता है ये दोनों एल्डर के बीच ही झगड़ा शुरू हो गया था और एल्डर कहते हैं कि मेरे भाई तुम अभी भी फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट के लोअर स्टेज पर हो, आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा ये समय बहुत कीमती है। तो क्या इस बंदे के लिए मेरे से फाइट करना चाहते हो? देखो अगर ऐसा करोगे तो तुम बुरी तरह से घायल हो जाओगे, जिससे लेवल अप करना भी मुश्किल होगा। फिर एल्डर अपनी पावरफुल ऑरा से एल्डर वो को डराने की कोशिश कर रहे थे और बोलते हैं कि डरो नहीं, मैं तुमको अटैक नहीं करूंगा, मगर अब तुम इस मैटर को मुझे सुलझाने दो। वो कहते हैं कि हार्ली तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत वीक है और इसलिए इतना इम्पोर्टेंट एलिक्सर पकड़ कर तुम मुसीबतों को बुलावा भेजोगे। आज इसके लिए यूंगफ्रिंग अटैक किया, कल कोई और भी कर सकता है। साथ ही तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट कमजोर है, तुम कितना भी एलिक्सर कंज्यूम क्यों न कर लो, तुम फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एक काम करो, अपना एलिक्सर मेरे पास छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए उसे सेफ रखूंगा। जिस पर ली कहता है कि एल्डर मुझे पता है मेरी स्पिरिचुअल रूट कमजोर है, मगर मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरा एलिक्सर आपके पास नहीं रख सकता। यह सुनकर एल्डर यू तो अंदर में गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं कि तुम में हिम्मत भी है और जिद्दी भी हो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुमको कुछ स्पिरिचुअल टोन और हर्ब दूंगा और उसके बदले तुम मुझे वो एलिक्सर देना। इस ऑफर को ठुकराना मत, वरना अंजाम बुरा होगा। ली भी सोचता है कि मैं इसे मना भी नहीं कर सकता, वरना एल्डर मुझ पर अटैक कर देंगे। इससे ली मान जाता है और एल्डर पैसे की पोटली को ली की तरफ फेंक दिया और ली ना चाहते हुए एलिक्सर दे दिया और कहते हैं स्पिरिचुअल हर्ब बाद में तुम्हें मिल जाएगी और सेक्ट के लीडर से मिलने चले जाना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। यूंगफ्रिंग तो इन सब को देखकर बहुत खुश हो गया था। ली सोचता है कि आज जो हुआ उसके लिए मैं किसी को और कुछ जिम्मेदार नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी जिम्मेदार मेरी कमजोरी है, मगर एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिर एल्डर वो भी मायूस होकर चले जाते हैं। ली मुश्किल से अपने कमरे में जाता है और एलिक्सर कंज्यूम करता है ताकि अपने चोट को हील कर सके। और फिर अगले दिन फ्लाइंग स्टेज से उड़ते हुए मेन हॉर्न लीडर से मिलने के लिए सेक्ट चले जाता है और सेक्ट के लीडर कहते हैं कि कल जो भी हुआ उसकी खबर मुझे मिल चुकी है। हार्ली तुम नए डिसेबल हो, तुमको मुसीबतों से दूर रहना चाहिए, तुम अपॉर्चुनिटी हॉल चले जाओ, वहाँ तुम्हें नया टास्क दिया जाएगा और कुछ दिन थोड़ा संभल कर रहना। ली उनका शुक्रिया बोलकर जाता है और सोचता है कि यहाँ क्या सही और क्या गलत नहीं देखा जाता है, बस पावर ही मायने रखती है और मैं तो मामूली सा डिसेबल हूँ, तो मेरे साथ न्याय कैसे कर सकते हैं। तभी ली किसी की आवाज सुनते हैं और देखता है ये यूंगफ्रिंग था, जो कहता है कि फाइनली मुझे एलिक्सर मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ और लकी भी, क्योंकि मैं तुमसे मिला हूँ। और वो बंदी कहती है कि
आप यहाँ पर नए हो फिर भी आते ही प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दिए, ऐसा ही चलेगा तो मास्टर आपसे नफरत करेंगे। जिस पर कहता है कि तुम फिक्र मत करना, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, पर वो हानली हर बार मेरे सामने आ जाता है और वो बंदी यूंगफ्रिंग के संभाल कर रहने के लिए बोलती है। जिस पर कहता है कि तुम हो ना मेरे साथ, मास्टर होंगफू की भतीजी हो, वो जरूर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। ली भी समझ गया था कि यूंगफ्रिंग उसको अपनी टक्कर में फंसाया है। ली भी वहाँ से चला जाता है और वो हर्ब के गार्डन में जाता है। वहाँ के एल्डर पूछते हैं मेरे गार्डन में पाँव रखने की हिम्मत कैसे हुई। ली बताता है कि मुझे इस गार्डन के संभालने के लिए टास्क दिया गया है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अंदर आ जाओ। ली उस धुएं को पार करके गार्डन में एंटर करता है। वो एल्डर कहते हैं कि पता नहीं क्यों बेवकूफ बच्चे को ही भेजते हैं। ली उन्हें अपना नाम बताता है और एल्डर पूछते हैं कि तुमको कैसे लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो। ली बताता है कि मैंने बचपन में ही खेतों में काम किया है, मेरे पुराने मास्टर एक डॉक्टर थे तो मैं एक उनके साथ काम किया करता हूँ। ली बताता है कि मैंने बचपन से ही खेतों में काम किया है, मेरे पुराने मास्टर एक डॉक्टर थे, मैं तो गार्डन में उनकी मदद करता था। एल्डर कहते हैं कि ठीक है, चलो बताओ ये हर्ब कौन कौन सी हैं, और ली उनको सारी हर्ब के नाम बता रहा था और साथ ही उनका यूज भी बताता है। एल्डर कहते हैं कि बस कर, मैं जान गया हूँ तुमको हर्ब की नॉलेज है, तुमसे पहले यहाँ एक लड़का काम करता था मगर उसने मेरे आधे गार्डन को नष्ट कर दिया, बस तुम मुझे निराश मत करना। ली कहता है कि मास्टर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मेरे पे यकीन करना। मास्टर उसे गार्डन के टोकन देते हैं और कहते हैं कि लो, इस गार्डन की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है, बस मेरे हर्ब को मारना मत। जिसके बाद मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ली उन्हें पूछता है कि जेड मैरो मशरूम और पर्पल मन फ्लावर कहाँ मिलेगा। यह सुनकर समझ गए कि फाउंडेशन एलिक्सर रिफाइन करना चाहता है, तो बोलते हैं कि इस एलिक्सर को बनाने के लिए फॉर्मूला काफी नहीं होगा, तुम्हें ये रेयर हब मिलने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। यह ग्रेट साउथ कॉन्टिनेंट में से एक ही ऐसी जगह है जहाँ यह हर्ब पाए जाते हैं। उस जगह को ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड भी कहते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ हानली एल्डर के साथ गार्डन में काम किया और एल्डर भी ली को पसंद करने लगे और साथ ही ली एल्डर से कई बात सीखा है। और अब भी वो एल्डर ने ली को हर्ब नहीं दिया और ली को भी पता था कि वो हर्ब नहीं देने वाले हैं। और बाइयाओ गार्डन के पास एक छिपी हुई गुफा मिली जहाँ पर ली ग्रीन बोतल का यूज करके काफी सारे हर्ब्स उगाया और इससे वो ची कंडेंसेशन के नए स्टेज पर पहुंच गया था। लेकिन आगे जाने के लिए उसे फाउंडेशन बिल्डिंग की जरूरत थी जो कि उसके कमजोर रूट की वजह से वह आसान नहीं था। और कहता है कि मुझे आगे जाने के लिए ढेर सारे एलिक्सर की जरूरत होगी, मुझे फॉर्मूला तो पता है पर मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और वो हर्ब बस ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड पर ही मिलेंगे जो 60 सालों में एक बार ही ओपन होता है। और कुछ दिनों में ही मुझे जियांग के बारे में पता चला, उन्होंने पिछली बार फॉरबिडियन ग्राउंड में भाग लिया था और वही उस बारे में बता सकते हैं, इसलिए ली उनके पास जाता है। वहाँ पहले से एक बंदा आया था जानकारी लेने के लिए। सीनियर दोनों को बताते हैं कि तुम्हें इस ट्रायल में भाग लेने से एलिक्सर मिल जाएगी, मगर इसके लिए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। वहाँ जोंग नाम का एक बंदा था, वो बताता है कि उसमें से 35% डिसेबल ही जी पाए, बाकी के सभी लोग मारे गए। ली जियांग को फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में पूछता है, वो बताते हैं कि वो जगह पहले का भी स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार था, वहाँ पर हर तरह के हर्ब पाए जाते थे, मगर डिसेबल ने वहाँ पर हर्ब कलेक्ट करना शुरू कर दिया जिससे वहाँ हर्ब की कमी हो गई थी और इसके लिए फाइट करना भी शुरू हो गया था और यह 100 सालों तक चल रहा था। इंसानों की लालच ने वहाँ खून की नदियाँ बहा दिया, इसलिए सातों सेक्टर ने मिलकर यह फैसला किया कि वहाँ फार्मूला बनाए जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। वो फार्मूला हर 60 सालों में बस एक बार ही ओपन होता है और इसे बस ची कंडेंसेशन वाले बंदे ही एंट्री कर सकते हैं। और जोंग कहते हैं कि सीनियर, मैंने सुना है कि वहाँ डिमोनिक बीस्ट मौजूद है, जिस पर जियांग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल हर्ब जहाँ उगते हैं वहाँ ये बीस्ट भी पाए जाते हैं, तो तुम्हें उनसे और डिसेबल से बच कर रहना होगा। बीस्ट जानवर ही है पर ये डिसेबल तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर तुम्हें वहाँ सरवाइव करना होगा तो चालाकी और हिम्मत होनी चाहिए। फिर ली धन्यवाद बोलता है, जिसके बाद कहानी 200 साल बाद का देख पाते हैं, जिसमें ली बताता है कि मेरे पास हर्ब को पाने की आखिरी मौका था, अगर ये चला जाए तो मैं 60 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने ये रिस्क उठाए और मेरे पास 6 मंथ्स का ही वक्त था प्रैक्टिस करने के लिए ताकि मेरी स्किल और भी इम्प्रूव हो पाए।